देखिए साथी, यह 100% वर्जन क्वेश्चन है जो आर्मी के पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन दिया यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या ऊपरी बारी दोआब नहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकेंड का है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? देखिए साथी, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका या मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका या उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए साथी, सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्ताना रजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुल्ताना रजिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, यह दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक शासन की थी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए साथी, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए साथी, राज्यसभा के 12 सदस्य, क्या 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या कोयम्बटूर में। तो देखिए साथी, जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ऑप्शन दिया है कौशल, अवंती, गंधार या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो देखिए साथी, गौतम बुद्ध की माता का नाम हो जाएगा महामाया। क्या? महामाया था। और इनका संबंध कौशल वंश से था। किससे था? इनका संबंध कौशल वंश से था। तो इस तथ्य के आधार पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग बताएगा और इसी के साथ बताएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए साथी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी अर्थात नेपाल में हुआ था। और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि 1893 के शिकागो में होने वाले विश्व की धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? ऑप्शन दिया गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, इन दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। अर्थात 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व की धार्मिक सभा में स्वामी विवेकानंद को एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ जिसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? तो देखिए साथी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हवा कहते हैं। और इसी को भरी हुई हवा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला का है कि निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का आपको नाम कमेंट करके बताना है।
तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन दिया विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक या कारपोरेशन बैंक। तो देखिए साथी जो सिंडिकेट बैंक है इसका मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी जो सिंडिकेट बैंक है इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। कब की गई थी, 1925 में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि भूमध्य रेखा कितनी डिग्री मध्यमान पर स्थित है। तो देखिए साथी जो भूमध्य रेखा है वह 0 अक्षांश पर स्थित है। क्या 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी अगर क्वेश्चन पूछे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। अगर दक्षिणी अक्षांश पूछेगा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछेगा तो उसे मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं या कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो देखिए साथी जो खासी और गारो इसी के साथ जयंतिया, क्या खासी, गारो और जयंतिया जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में रहते हैं या मेघालय में पाए जाते हैं। और देखिए साथी मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी आप लोगों को मेघालय की राजधानी क्या कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है। देखिए साथी जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ उसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। इससे आपका लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला का कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया है शिमला, दिल्ली, मसूरी या ऊटी। देखिए साथी जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी है यह पहले राष्ट्रीय शासन अकेडमी के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और 1972 में 1972 में इसका नाम चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी कर दिया गया। और यह कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसूरी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। ऑप्शन दिया कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या सूरत। तो देखिए साथी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना 1885 में 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बम्बई अर्थात मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। तो देखिए साथी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थे। कौन थे, W.C. बनर्जी थे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला का है कि कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। ऑप्शन दिया तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो देखिए साथी जो कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है, अर्थात कर्नाटक राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है।
देखिए साथी क्वेश्चन में बात किया तांबे की बात किया, जिसको क्या कहते हैं हम कॉपर कहते हैं, और इसका संकेत क्या होता है सी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसका गलनांक कितना होता है 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1085 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी इसी के साथ हम बात करते हैं पारा की, जिसका संकेत क्या होता है Hg होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 80 होता है और इसके अयस्क का क्या नाम है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके अयस्क का क्या नाम है। और देखिए साथी जो पारा होता है इसका गलनांक होता है 38.83 डिग्री सेल्सियस, मतलब 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए साथी जो कोबाल्ट होता है इसका गलनांक कितना होता है यह भी साथ में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए जो कोबाल्ट होता है इसका गलनांक होता है 1495, क्या होता है 1495 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी साथ में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो सीसा होता है इसका गलनांक होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखिए साथी क्वेश्चन में पीएच मान की बात कर रहा है, तो पीएच मान क्या होता है किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की पहचान करना। और देखिए साथी जो पीएच मान की खोज या पीएच मान का निर्माण किसने किया था, तो 1909 में सारेंसन ने किया था। और देखिए साथी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्या होता है अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो जाता है क्या हो जाता है, अगर 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वह क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.5, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला का कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर चीनी मतलब क्या हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा और उसका केमिकल फार्मूला आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए साथी सुक्रोज का केमिकल फार्मूला मतलब आणविक सूत्र क्या हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथी क्वेश्चन पूछे कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्लूकोज का केमिकल अर्थात आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। तो दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि कोरोनाग्राफ का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। देखिए साथी इस क्वेश्चन में कोविड-19 की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर कोरोना का मतलब है सूर्य के सबसे बाहरी परत से, किससे सूर्य के सबसे बाहरी परत से। तो देखिए साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के कोरोना का अवलिंकन करना और तस्वीरें खींचना। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि हर्ट्ज निम्न में से किसकी इकाई है, आवृत्ति की, दाब की, आवर्तन संख्या की या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथी क्वेश्चन पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और वाटर पेन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अगला पूछा है कि निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा है। तो देखिए साथी सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा हो जाएगा अबेकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अबेकस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा कि आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है।
तो देखिए साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा कि प्रकाश संश्लेषण किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन दिया हरा रोशनी, सफेद रोशनी, लाल रोशनी या नीला रोशनी। देखिए साथी यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे तेजी से होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश, लाल रोशनी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है। टेरिस्टेरियल का मतलब हो जाएगा ग्रहों वाली दूरी, मतलब बहुत ही लंबी दूरी मापने की इनमें से कौन सी सबसे करेक्ट इकाई है। ऑप्शन दिया किलोमीटर, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष या मीटर। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है। ऑप्शन दिया कोयला, चारकोल, पेट्रोल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी यहाँ पर प्राथमिक ईंधन क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगता है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। तो देखिए साथी हम जैसे जैसे ऊंचाई कवर करते हैं, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता चला जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर का रक्तचाप होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण से हमारे आँख का नाक से ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। मानव का, पक्षी का, पौधे का या जानवर का। और देखिए साथी इसी के साथ आप लोगों को बताना है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों का। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा कि इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है। ऑप्शन दिया रक्त बिंबाणु, मोनोसाइट, सफेद रक्त कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी अगर आपके ऑप्शन में WBC भी मिल जाता है तब भी आप उस पर टिक कर लीजिएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12 संबंधित 13 संबंधित 15 हो तो सबसे लंबी भुजा आपको ज्ञात करनी है। देखिए साथी क्वेश्चन में यहाँ पर परिधि की बात किया। परिधि का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज के परिमाप से हो जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। और देखिए साथी क्वेश्चन में हमसे सबसे लंबी भुजा पूछा है। तो देखिए साथी जिसका अनुपात में मान सबसे बड़ा होता है वही यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। अर्थात आपको यहाँ पर 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथी अभी हमने बताया कि त्रिभुज की परिधि अर्थात परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यह किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 बराबर आपका 600 हो जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथी अगर आप 40 में क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वह 600 होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या आ जाएगी, 225 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 225 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखिए साथी क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा,
अपरिमेय आएगा कि परिमेय आएगा कि पूर्ण वर्ग आएगा, कभी अपरिमेय आ सकता है या कभी परिमेय संख्या आ सकती है। तो देखिए साथी, इसको आप कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए आप एक परिमेय संख्या मान लीजिए 4 मान लीजिए और दूसरी अपरिमेय संख्या आप मान लीजिए √2 मान लीजिए। तो देखिए साथी, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या। अगर साथी आप यहाँ पर परिमेय संख्या 0 मानते हैं और अपरिमेय संख्या √3 मानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि एक क्या है परिमेय संख्या है। तो देखिए साथी, कभी मल्टीप्लाई करने पे अपरिमेय आ रहा है तो कभी मल्टीप्लाई करने पे परिमेय संख्या आ जा रहा है। इस तथ्य के आधार पे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या वाला ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का कि प्राइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए साथी, इस क्वेश्चन में किसी विशेष लेटर की बात नहीं की, बल्कि यहाँ पर पूरे शब्द की बात करा कि प्राइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए साथी, इसमें टोटल कितने लेटर हैं, टोटल 5 लेटर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बस आपको विस्तार कर देना, आपका आंसर आसानी से निकल जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो देखिए साथी, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि 30% × 1500 + 600 का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथ यहाँ पर 30% दिया तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आपका 100 चला जाएगा। अब देखिए 1500 और 600 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 30 × आपका 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया और विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचा। तो देखिए साथी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 400 रुपया है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है कि उस वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ है कि कितने % की हानि हुई। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, कोई वस्तु हम 320 रुपये में खरीदे और उसको 400 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या हुआ 80 रुपये का लाभ हो चुका है। यह 80 कैसे आया है, तो हमने क्या किया है 400 में से 320 रुपया घटा दिया। इस तथ्य के आधार पे यहाँ पर 80 रुपये का लाभ हो चुका है। अब देखिए साथी, यह लाभ हमको रुपये में मिला और हमको ज्ञात करना है परसेंटेज में। तो देखिए साथी, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो हमारा क्रय मूल्य होता है, मतलब कितने रुपए में हमने वस्तु खरीद कर लाए, उससे यहाँ पर क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और परसेंट लाने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 चौक को 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 100 को तो आ जाएगा 25% का क्या हो जाएगा उस वस्तु पर लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का कि 7 लड़कों की औसत आय 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आय 19.50 है तो आपको 7वें लड़के की आय ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए 7वें लड़के की आय आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए साथी, अगर आप 7 लड़कों की आय के योग में से अगर आप 6 लड़कों की आय का योग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो एक लड़का बच जाएगा अर्थात जो 7वां लड़का बच जाएगा उसकी आय आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए साथी, 7 लड़कों की आय कैसे निकलेगी, जो टोटल संख्या होती उसमें आप औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 लड़कों की आय का योग आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 ×
20 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा 6 लड़कों की आय का योग यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 गुणे हो जाएगा आपका 19.50 हो जाएगा। अब देखिए साथी एक लड़का बचा है तो उसमें हम क्या करेंगे उसकी आय ज्ञात करना था, हमको ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे उसकी आय को 1 मान लेंगे। तो 1 यक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यक्स आ जाएगा। आपको इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 140 हो जाएगा। अब 19.50 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा और यहाँ पर आपका यक्स आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। वह कैसे आया तो हमने 140 में से 117 घटा दिया है, माइनस कर दिया है, तब जाके यक्स का मान यहाँ पर 23 आ चुका। अर्थात यहाँ पर 7वीं लड़की के आय यहाँ पर क्या आ जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीरीज बनी है 5, 25, 125 के बाद अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए साथी इसमें कुछ नहीं किया गया, बस 5 का मल्टीप्लाई किया गया। क्या 5 का यहाँ पर गुणा किया गया। तो हम भी क्या करेंगे 125 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 625। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी। 0 होगी, 1 होगी, 1/2 होगी या 3/4 होगी। तो देखिए साथी जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी संभावना आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसके भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए साथी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए साथी बहुभुज का विकर्ण बराबर क्या होता है। बहुभुज का विकर्ण बराबर होता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। हमने यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या को यक्स मान लिया है। तो बहुभुज का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा। बहुभुज का विकर्ण बराबर हो जाएगा बहुभुज की भुजाओं की संख्या इंटू बहुभुज की भुजाओं की संख्या -3 अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी फार्मूले के आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साथी अगर आप यहाँ से क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यस स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक समीकरण बनेगा जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं यस का मान इन चारों ऑप्शनों में से रखते हैं और यह क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है। मतलब यक्स का मान रखने पे 44 आ जाता है, 44 आ जाता है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पर 10 रहेगा जिसको 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो 44 अर्थात 45 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए साथी अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं 11 रखते हैं। अब 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 44 बराबर 44 आपका मिल जा रहा है। क्या 44 अर्थात 44 बराबर 44 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। देखिए साथी यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको भी सॉल्व करिएगा और जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो देखिए साथी जो औसत होता है अगर एक पारी के लिए बढ़ेगा तो वह सब पारी के लिए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12वीं पारी का औसत पूछा है। तो देखिए साथी जो 11 पारी थी, क्या 11 पारी थी, इसमें भी तो 2-2 का औसत बढ़ेगा। तो यहाँ पर टोटल रन कितना बढ़ जाएगा आपका 22, मतलब क्या 22 बढ़ जाएगा। और देखिए साथी उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाया है। तो आपको क्या करना इस 63 में से 22 को माइनस कर देना, आपका 12वीं पारी के बाद औसत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 - 22 हो जाएगा। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा
41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी, आप मान लीजिए वे संख्या कौन कौन से हैं, यक्स और वाई हैं। क्या हैं? यक्स और वाई हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार इनका अंतर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद कहा कि उनके वर्गों का अंतर कितना? 28 है। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। अब देखिए साथी, इसका एक फार्मूला आता है, एक कोष्टक में प्लस करते हैं, एक कोष्टक में माइनस करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा? यक्स माइनस वाई बराबर आपका यहाँ पर 28 आ जाएगा। देखिए यक्स माइनस वाई का मान कितना दिया? 2 दिया था। हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख लेंगे और क्या करेंगे? उस 2 से 28 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। यक्स प्लस वाई हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसके बराबर आपका 28 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 यहाँ पर आ चुका है उन संख्याओं का योग। तो यक्स प्लस वाई अर्थात उन संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने पर उसका मान क्या होगा। देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम होता है यह पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए साथी, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1/1000 ग्राम होता है। तो आपको क्या करना है? इसका क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1589 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.589 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.589 ग्राम। या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला यहाँ पर दी है 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? अगला नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साथी, जब सीरीज में जब श्रृंखला में किसी संख्या का 2 बार रिपीट हो, मतलब कोई संख्या 2 बार रिपीट हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस सीरीज में 2 सीरीज बनी है। देखिए साथी, पहली सीरीज यहाँ पर क्या है? 31, 25 से 25 से 19 से 19 से 13 है। अगर 13 की बात यहाँ पर कोई संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली सीरीज से उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए दूसरी सीरीज यहाँ पर कैसे है? 7 से 13, 13 से 19 से 19 के बाद आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए साथी, 7 से 13 हुआ तो मतलब इसने +6 ऐड किया है। उसके बाद 13 से 19 हुआ है तो इसने क्या किया है? यहाँ पर +6 ऐड किया। कितना? +6 ऐड किया। 19 से 25 होंगे तो हम भी क्या करेंगे? +6 ऐड कर देंगे। तो 19 में जब +6 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगला संख्या क्या आएगी? अगला पद आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि एक नाव धारा के विपरीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है। तो आपको नाव की वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करके बतानी है। तो देखिए साथी, जब क्वेश्चन में आपके धारा के विपरीत चाल दे और धारा के दिशा में नाव की चाल दे और आपसे नाव की वास्तविक चाल पूछे या नाव की चाल पूछे, तो आपको एक ही बात नोट कर लेना है। क्या करना है कि जो चालें दी रहेंगी, जो क्वेश्चन में चालें दी रहेगी, उनको जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? नाव, अर्थात यहाँ पर बोट की आपको वास्तविक चाल ज्ञात करके बतानी है। तो देखिए साथी, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 16 प्लस क्या हो जाएगा? आपका 28 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। 44 अपान में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, यह ट्रिक आपको जब आपसे नाव की चाल पूछेगा तभी आपको लगानी है। अगर धारा की चाल पूछेगा तो आप यहाँ पर क्या करेगा? माइनस कर दीजिएगा। बस इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन अगला का है कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में व 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम ए प्रारंभ करता है और दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन में कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी भी उसी काम को 15 दिन में करता है। हम क्या करेंगे, 10 और 15 का निकालेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगी, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगी। देखिए साथ यहाँ पर जो 30 है यह टोटल काम है, क्या है, कुल काम है। और जो 3 है ए की क्षमता है, ए की क्षमता क्या है, वह 3 है। इसका मतलब यह है कि ए एक दिन में केवल 3 ही काम करेगा, 3 से ज़्यादा काम नहीं करेगा। और बी की क्षमता क्या है, 2 है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि काम ए प्रारंभ कर रहा है। तो देखिए जब पहले दिन आएगा तो वह क्या करेगा, ए 3 काम करेगा। क्या करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता केवल 3 है। अब जब दूसरे दिन आएगा तो बी आएगा और वह 2 काम करेगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टोटल 5 काम हो रहा है, जो टोटल 5 काम हो रहा है वह कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है। और देखिए साथ यहाँ पर कुल काम कितना है, 30 काम है। हमको 30 काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथ यहाँ पर क्या है, अगर हम 6 का गुणा करेंगे तभी जाके 30 होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 में 6 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 दिन लगेगा टोटल काम करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन को अच्छे से नोट्स जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि जूते में हमेशा होता है, ऑप्शन दिया लेस, चमड़ा, स्ट्रैप या तलवा। तो देखिए साथी, जूते में हमेशा तलवा होता है। क्या होता है, तलवा। नीचे के हिस्से की बात कराए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि निम्न में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए कह रहा कि मत्स्य का संबंध मत्स्य वृंद से, तो इसी के अनुसार कौन सा विकल्प सबसे करेक्ट होगा यह आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। और यहाँ पर मत्स्य वृंद का मतलब क्या हो जाएगा, मछलियों का झुंड हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर मछली का संबंध मछलियों के झुंड से है, तो उसी के अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए साथ यहाँ पर कहा कि हाथी और जंगल की बात की, झुंड की बात ही नहीं की, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर झुंड की बात किया और मोर की बात किया। तो देखिए साथी, पहले तो मोर होना चाहिए, उसके बाद मोर का झुंड होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर पहले मोर रहता, अगर झुंड बाद में रहता तब यह ऑप्शन क्या होता है, सही हो जाता। लेकिन यह ऑप्शन अभी फिलहाल में गलत रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाय और खेत का संबंध दे रहा है, यहाँ पर झुंड की बात नहीं किया। आप देखिए यहाँ पर क्या किया, पहले भेड़ की बात कर, उसके बाद झुंड की बात करा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि गए हुए परसों शनिवार था, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिया शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार या गुरुवार। तो देखिए साथी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको आज का दिन पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, तभी आप आगे या पीछे का दिन आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि गए हुए परसों शनिवार था। तो देखिए साथी, आज से अगर 2 दिन पीछे जाएंगे तभी हमारा क्या आएगा, परसों आएगा। और परसों कौन सा दिन था, शनिवार था क्वेश्चन के अनुसार। आप देखिए क्वेश्चन में कहा कि आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। तो आज से जब 2 दिन आगे जाएंगे तभी आने वाला परसों आएगा। मतलब यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शनिवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। और यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बुधवार आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर आंसर आ चुका कि आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। तो जिया महेश से कैसे संबंधित है। देखिए साथी, क्वेश्चन में जिसका पद बढ़ा रहता है उसको ऊपर रखते हैं, और भाई भाई या बहन बहन के बीच में या भाई बहन के बीच में सिंगल लाइन का यूज किया जाता है, और पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का यूज करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन में कहा कि महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, ऊपर महेश हो जाएगा, इसके नीचे इसका बेटा सुरेश आ जाएगा और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी पत्नी यहाँ पर सिया आ चुकी। उसके बाद कहा कि जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या सुरेश का भाई अमर हो जाएगा, इनके बीच में क्या करेंगे, सिंगल लाइन यूज करेंगे और यहाँ पर इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, जिया आ चुकी और इनके बीच में डबल लाइन का यूज किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि जिया का संबंध महेश से कैसे, जिया का संबंध महेश से कैसे है, तो देखिए यह क्या है, महेश इसका पिता है, इसका पिता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिया का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिया का संबंध महेश से पूछा जा रहा है, क्या जिया का संबंध महेश से पूछा जा रहा है, तो जिया क्या हो जाएगी, महेश की बहू लगेगी। क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि श्रृंखला को पूरा करें। इस सीरीज में जो खाली स्थान है, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी अगर आप यह सीरीज देखेंगे, चाहे आप चारों ऑप्शन देखेंगे, तो आपको एक बात सेम मिलेगी कि सभी में डी ई एफ आ रहा है। क्या सभी में डी ई एफ आ रहा है, बस अंकों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए साथी पहले में अंक क्या हो जाएगा, पहले में नंबर हो जाएगा आपका 1 1 1 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तीसरे में आपका हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा और देखिए लास्ट वाला है इसमें क्या हो जाएगा 2 2 3 हो जाएगा। अब देखिए साथी यहाँ पर 1 3 बार लिखा गया, जब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम लास्ट वाले में एक जोड़ के लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लास्ट में हम सेकंड वाले में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 2 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा। अब देखिए साथी जब आगे बढ़ेंगे तो हम लास्ट वाले में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 2 के बाद क्या आ चुका है 3 आ चुका। अगर इससे आपको आगे जाना होगा तो आप क्या करना होगा, इसमें आपको एक और ऐड कर देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 3 3 आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको आगे जाना होगा तो आपको इसमें एक और ऐड करके लिखना होगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा। ऐसे यह सीरीज आगे बढ़ती जा रही। तो देखिए साथी जिस ऑप्शन में 2 2 आपको मिलेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी आज की क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए साथी इसके पहले की वजन पेपर की क्लास आपने अटेंड नहीं की, उसको नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट से सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी क्लासों को बारी बारी से देख लीजिएगा और क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और देखिए साथी अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए साथी आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेगा ताकि उनकी भी छोटी सी हेल्प हो सके।